सूट होता है। बिल्कुल वीडियो शूट होता है इसी तरीके से। अब वहां पर संबोधन सबके लिए है तो बोला जाता है नमस्कार, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मैं धीरज सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं इंडिया एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग 11th क्लास का टॉपिक। और 11th क्लास के इस टॉपिक में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर नंबर 2 को। और इस चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि नालंदा के बारे में जो गौरवमयी इतिहास बताया गया है वो कैसा है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास निम्न स्तर का रहा है या अति उत्कृष्ट रहा है, या पूरे विश्व में भारत में कोई ऐसा एक विश्वविद्यालय भी रहा है जिसने अपने शिक्षा के बलबूते पूरे विश्व से लोहा मनवाया है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों में। और चैप्टर नेम है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। नालंदा प्राचीन विद्या का पीठ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was born 1884 and died in 1962। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1962 ईस्वी में। बॉर्न इन जेरादेई बिहार, इनका जन्म बिहार के जेरादेई में हुआ है। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, यह प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गणतंत्र भारत के। गणतंत्र भारत जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस स्थिति में जब संविधान लागू हो गया तो इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला गया, अर्थात गणतंत्र भारत बोला गया। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर संबोधन में लिखेंगे कि वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पहले राष्ट्रपति थे गणतंत्र भारत के, लोकतंत्र भारत के। एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में ही हैड मॉडरेटिंग influence on the political thinking of the period। as president, प्रेसिडेंट के रूप में he had moderating, इन्होंने मॉडरेट किया है, इन्होंने ध्यान दिया है, influence on the political thinking, प्रभाव डालने पर राजनैतिक विचारधारा को of the period, उस अवधि में। he also shared, इन्होंने साझा किया है गांधी जीज ग्रेट विजन, गांधी जी के महान दृष्टिकोण को, द मेकिंग ऑफ अ न्यू मैन, कि एक नया आदमी बनाया जाए, इन सोसाइटी, समाज में। समाज में एक नया आदमी कब बनता है? जब उसको मौका मिलता है। तो गांधी जी का विचारधारा रहा है कि वह भी समाज में एक नया आदमी जो है देने का काम किए। नया आदमी देने का काम किए मतलब समाज का नेतृत्व करने के लिए एक नए आदमी की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो ये गांधी जी के उस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। और गांधी जी का ग्रेट विजन क्या था, महान दृष्टिकोण क्या था? तो द मेकिंग ऑफ अ न्यू मैन इन सोसाइटी, समाज में एक नया आदमी दिया जाए, अर्थात समाज में एक नया आदमी बना करके और दे दिया जाए, वो नेतृत्व करे। अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अ लिविंग एम्बॉडीमेंट, एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुतियां करते हैं ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार का। सादा जीवन उच्च विचार का यह एक लिविंग एम्बॉडीमेंट जो है वह प्रस्तुत करते हैं, जीवंत जो है वह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ स्टेटमैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक राष्ट्रीय चेतना से ग्रसित व्यक्ति थे, अर्थात राष्ट्रवेत्ता थे। स्कॉलर, बुद्धिजीवी थे, हिस्टोरियन, इतिहासकार थे, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे, लॉफ्टी आइडियलिस्ट, अर्थात शुद्ध वैचारिक व्यक्ति थे, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे, एंड एबव ऑल, और इन सब के साथ साथ ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर, यह एक महान संरचनात्मक वैचारिक व्यक्ति थे। अर्थात भारत के विषय में इनकी संरचना दिमाग में जो थी वह अति उत्कृष्ट थी।
इसीलिए इन्हें कहा गया है कि एंड एबव ऑल ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर, यह एक महान संरचनात्मक वैचारिक व्यक्ति थे। अब संरचनात्मक वैचारिक भाव क्या होता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो संरचनात्मक वैचारिक भाव में सबसे सुंदर भाव अगर बिहार के विद्यार्थियों के लिए कहा जाए तो वो ये है कि बिहार के विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, अपना स्कूलिंग कंप्लीट किए, 9th पढ़ लिए, 10th पढ़ लिए, 11th पढ़ लिए और 12th पढ़ लिए। ये 4 वर्ष जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं 9th, 10th, 11th और 12th, 9th में अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो कम से कम 10th जहां भी पढ़ें उसमें बेसिक फॉर्म में 9th का सिलेबस भी कुछ पढ़ा दिया जाए, ताकि 9th जो छूटा हुआ होगा वो फाउंडेशन क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। 10th के बाद कई बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 11th क्लास के ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो 12th क्लास में भी आएंगे। तो 10th के बाद 11th 12th ये प्रॉपर क्लास करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव थिंकर का मतलब क्या होता है, संरचनात्मक वैचारिकता क्या होती है, या संरचनात्मक विचार करने वाला व्यक्ति क्या होता है। तो एज अ गार्जियन 9th, 10th, 11th, 12th जैसे ही बच्चा पढ़ लेता है तो हम उसको 12th के बाद किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मतलब अब दिमाग में संरचना बना हुआ है कि अगर 10+2 के बाद बच्चे को नर्सिंग करवाना है तो क्या तो हम बीएससी नर्सिंग के लिए जो है वो एम्स का जो फॉर्म आता है उसमें हम अप्लाई करवाएंगे। अगर उसका एंट्रेंस एग्जाम बच्चा पास कर जाता है तो बहुत ही कम शुल्क में बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। इसी तरीके से जेन्युइन अगर आईटीआई करना है तो प्राइवेट से न करा करके जो गवर्नमेंट कॉलेज है आईटीआई का, उसका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है, भरवाएंगे, जब निकल जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा तो बहुत कम फीस में उसका आईटीआई हो जाएगा। बीएड अगर करवाना है तो हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम बच्चों को पहले एंट्रेंस एग्जाम दिलवाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इसके बाद बीएड जो है वो पढ़ लेगा। इसी तरीके से संरचनात्मक दृष्टिकोण, चूंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो दिमाग में वही है, जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उसी का अनुभव है, तो इस तरीके से कार्य किया जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अगर 10+2 के बाद बेहतरीन ढंग से उनको बीएससी करना है या और भी कुछ डिग्री वाले कोर्स करने हैं तो सीयूईटी का जो है वो पेपर दिलवाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा, अच्छा यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। ऐसा होता रहा है। अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि पता चला कि हम पढ़ा रहे हैं स्कूलिंग को 9th, 10th, 11th, 12th और डालने लगे कि बीएड के लिए संपर्क करें तो एमएड के लिए संपर्क करें तो आईटीआई करने के लिए संपर्क करें। आईटीआई करवाने के नाम पर, बीएड करवाने के नाम पर बच्चों को किसी संस्थान में नामांकन तो दिलवा देंगे स्टेट चेंज करा के, क्योंकि बिहार में फीस ज्यादा है और यूपी में फीस कम है। अब पता चला कि उसी में क्या खाने लगे, कमीशन खाने लगे। तो ऐसा दलाली खाने का जिसका सोच रहेगा वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव थिंकर नहीं कहलाएगा। कंस्ट्रक्टिव थिंकर वो होगा कि एक अपना बिल्डअप कर लिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म कि भैया हम स्कूलिंग के लिए हैं तो 9th, 10th, 11th, 12th तक ही है, इसके अलावे नहीं है। 12th के बाद बच्चों को फ्री छोड़ दिया गया, गाइडेंस दिया गया, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करवाया गया, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आएगा भी तो यही ना, और इसी एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बता करके बच्चा आगे बढ़ गया, अपना डिग्री पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ेगा, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो कोई जो है वो बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई कर लिया तो दिल्ली एम्स में है, तो कोई गोरखपुर एम्स में है, ये आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो पता चला कि बीएससी नर्सिंग के लिए कोई बच्चा है, प्राइवेट कॉलेज में किसी शिक्षक के द्वारा एडमिशन तो करा लिया, फीस लगा 7.5 लाख, अब पता चला कि उसमें से कमीशन किसको मिला, टीचर को। ये सबसे भ्रष्ट व्यवस्था है। तो ऐसे व्यक्ति को हम ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर नहीं कहेंगे। ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर उसको कहेंगे जिसका व्यक्तित्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जैसा होगा, जो राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। और राष्ट्र के बारे में सोचता कौन है? राष्ट्र के बारे में सोचने का सबसे पहला दायित्व शिक्षक का होता है, क्योंकि शिक्षक के पास क्या है? विद्यार्थी है, इस देश का नया पीढ़ी है, उसको जगाना है और सही दिशा में लेकर के जाना है। अगर आज का युवा सही दिशा में चला गया तो राष्ट्र अपने आप सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहां हम देखते हैं कि ये एक सोशल रिफॉर्मर तो है ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी,
ही इज अ सोशल रिफॉर्मर एंड अबव ऑल, और इन सब के बाद ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर, यह एक महान संरचनात्मक वैचारिक व्यक्ति है। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, जो भाषण है इनका नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा प्राचीन विद्या का पीठ, टेकन फ्रॉम स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1, यह लिया गया है प्रेसिडेंट के स्पीच के भाग से, वॉल्यूम 1 से, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया है। जितने भी प्रेसिडेंट इंडिया के भाषण देते हैं उस भाषण का कॉपी एक जगह अलॉट करके रखा जाता है। पता चला कि एक वर्ष के शासनकाल में राष्ट्र के संबोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति ने 10 गो भाषण दिया, तो प्रथम वर्ष का जो काल है उसमें दिया गया 10 गो भाषण को पेपर वाइज अलॉट करके सारे भाषण को एक जगह रख दिया गया, वो वॉल्यूम 1 बन गया। दूसरे वर्ष में जो भाषण दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति का शासनकाल 5 वर्षों का, पता है नहीं पता है, वो हर एक वर्ष का जो है वो क्या कर दिया जाएगा, भाषण अलॉट करके एक फाइल में रख दिया जाएगा, तो वो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 और वॉल्यूम 5 बन जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह से द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, भाषण नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा प्राचीन विद्या का पीठ, टेकन फ्रॉम लिया गया है स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1, भाषणों के संग्रह से वॉल्यूम 1 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, वॉज डिलीवर्ड बाई, यह भाषण दिया गया था बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग, जब आधारशिला रखी जा रही थी, सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के उस फंक्शन में, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला जब रखी जा रही थी तो उसके सेरेमनी में, उसके उस फंक्शन में यह भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया। नालंदा ऑन 20 नवंबर 1951, नालंदा 20 नवंबर 1951 ईस्वी के दिन जो है यह भाषण दिया गया है, यानी कि नालंदा में यह भाषण दिया गया है कब, तो 20 नवंबर 1951 को यह भाषण दिया गया है, अर्थात 20 नवंबर 1951 ईस्वी को यह भाषण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? इन दिस स्पीच, इस भाषण में डॉक्टर प्रसाद एनुंशिएट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। इन दिस स्पीच, इस भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एनुंशिएट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः जागृत करते हैं, पुनः फिर से रिपीट करते हैं, बतलाते हैं, उजागर करते हैं द पास्ट ग्लोरी ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के पास्ट ग्लोरी को, नालंदा विश्वविद्यालय के पास्ट ग्लोरी को, प्राचीन गौरव को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहां बताते हैं, एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवाइवल, और शपथ लेते हैं फॉर इट्स रिवाइवल, इसके नवीनीकरण के लिए, कि जो गौरव खो चुका है नालंदा विश्वविद्यालय का वह गौरव हम फिर से लेकर के आएंगे, इसके लिए वह प्लीड्स करते हैं, शपथ लेते हैं। His emphasis on the perfectly harmonious relationship between the guru and the शिष्या, His emphasis, उनका जोर रहता है on the perfectly harmonious relationship, पूर्ण रूप से एक संबंध जुड़ जाए, हार्मोनियस रिलेशनशिप बन जाए, अर्थात एक दूसरे को समझने वाला एक संबंध बन जाए। किसका? तो बिटवीन द गुरु एंड द शिष्या, गुरु और शिष्य के बीच, गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा संबंध बन जाए जो एक दूसरे को समझते हो। जब एक दूसरे को समझेंगे तभी तो विद्यार्थी, शिष्य जो है उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गुरु का काम क्या है? समस्याओं का समाधान करना। ये सबसे प्रथम जो है वह प्राथमिकता दी जाती है गुरु के लिए। गुरु के विषय में मैंने हिंदी साहित्य में भी बताया था, तो हिंदी साहित्य में भी बताया था कि गुरु क्या होते हैं। गुरु हर एक क्षेत्र में अगर अंधकार है तो उस क्षेत्र से निकाल करके प्रकाश में अगर लेकर के जाते हैं तो वो कौन है? गुरु है। अब जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले 9th 10th 11th 12th के बाद का प्रोग्रामिंग बताया कि क्या होना चाहिए, और दूसरी तरफ मैंने ये बताया कि लोग क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है?
लोग क्या कर रहे हैं तो वो अंधकार है, उस विषय में वो क्या है, अंधकार है। और वहां से सही चीज बता करके बच्चों को अगर हम कह रहे हैं कि 10+2 के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे करके आप बच्चों को जो है वो क्या करना चाहिए, क्वालिफाई करके एंट्रेंस एग्जाम और गवर्नमेंट कॉलेज में या बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में जा करके एडमिशन लेना चाहिए। किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने इस विषय में दिखाया भी था कि कई ग्रुप वाले आते हैं हमारे पास कि बच्चों का एडमिशन करा दीजिए, आपको कमीशन मिलेगा। हम नहीं करते हैं, पर हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा बना हुआ है, तो बच्चों को ये लगता है कि अगर गुरुजी बीएड का एडमिशन कराए तो हमारे गुरुजी क्या है, बहुत बड़का टीचर है। ना, टीचर तो कोई बड़ा और छोटा होता ही नहीं है, टीचर सभी महान होते हैं और सभी सही होते हैं। पर वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाएगा तो क्या गुरु और शिष्य के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप है? कैसा रिलेशनशिप है? इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है, नहीं है। इकोनॉमिकल वरीज ज्यादा है तो रिलेशनशिप इकोनॉमिकल बन गया है। अब पता चला वरीज मतलब चिंता, आर्थिक चिंता ज्यादा है तो गुरु और शिष्य के बीच में संबंध कैसा बन गया, इकोनॉमिकली बन गया। क्या तो महीना दिन पढ़ाए, इसके बाद अब लोड है कि रूम भाड़ा देना है, बिजली बिल देना है, तो पता चला कि अब 1 से 5 के बीच में क्या करना है। जैसे बस में कंडक्टर फीस कलेक्ट करता है, वैसे ही अब क्या किया जा रहा है, फीस कलेक्ट किया जा रहा है कि जल्दी से रूम भाड़ा भाई दिया जाए, निवृत्त हुआ जाए उस टेंशन से। चलो वो तो ठीक है, लेकिन एक ये दलाली करना ये सबसे खत्म है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो गुरु और शिष्य के बीच में हमेशा हार्मोनियस रिलेशनशिप बनना चाहिए। ये हम कह रहे हैं या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एम्फेसिस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जोर देते हैं ऑन द परफेक्टली हार्मोनियस रिलेशनशिप, पूर्ण रूप से बने हुए हार्मोनियस रिलेशनशिप पर, पूर्ण रूप से बने हुए व्यक्तिगत संबंध पर, एक दूसरे को समझने वाले संबंध पर, बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य, गुरु और शिष्य के बीच में, फॉर इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग ऑफ नॉलेज। और यह संबंध कहां होना चाहिए? तो ज्ञान लेने में और ज्ञान देने में, ज्ञान लेने और ज्ञान देने में हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए। इज ऑफ पार्टिकुलर इंटरेस्ट टुडे, जो आजकल एक आम तौर पर रुचि हो गया है, जो आजकल आम तौर पर एक औपचारिकता हो गई है। आजकल आम तौर पर यह क्या हो गया है? तो एक औपचारिकता हो गई है। औपचारिकता का मतलब क्लास में है तो आप हमारे गुरु हैं, क्लास के बाहर हम, आप भी क्लास के बाहर हमसे मतलब मत रखिए। आज कैसा गुरु और शिष्य के बीच में रिलेशनशिप बना है? ड्रामेटिक रिलेशनशिप बना है। कैसा ड्रामेटिक रिलेशनशिप? मैम लोग पढ़ा रही हैं तो पता चल रहा है कि उसी में नाच रही हैं। 11th-12th के बच्चों को पढ़ा रही हैं, नाच रही हैं, तो नाच रही हैं तो 11th-12th का बच्चा ऑन द पीक ऑफ हार्मोनियस स्टेज है, हार्मोन उसमें कूट कूट करके भरा है। 12 क्लास के बच्चे में, 11 क्लास के बच्चे में, उसको भी आनंद आ रहा है कि मैडम जी क्या कर रही हैं, नाच रही हैं, लाइक पर लाइक ठोक ले जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हार्मोनियस रिलेशनशिप वहां पर क्या आ गया? आनंद के लिए आ गया। भाई ठीक है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, पर उसमें नृत्य तो नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। हार्मोनियस रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन किसके लिए बन रहा है? तो इम्पार्टिंग एंड रिसीविंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान के आदान और प्रदान में बनना चाहिए गुरु और शिष्य के बीच में संबंध, न कि अनैतिक कार्यों में बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं इन द टोन ऑफ राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों में हम देखेंगे अब चैप्टर नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, नालंदा प्राचीन विद्या का पीठ। नालंदा प्राचीन विद्या का पीठ हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। और यह भाषण है किसके द्वारा दिया हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा दिया हुआ। वी हैव गैदर्ड हियर इन नालंदा, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी चल रहा है, विश्वविद्यालय का स्थापना हो रहा है और वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। जब कोई नेता आते हैं तो बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाता है। तो जब राष्ट्रपति जी आएंगे तब तो और भीड़ लगेगा। हम शायद व्यक्ति होंगे, हम शायद पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से एपीजे अब्दुल कलाम को देखा था। अपनी पीढ़ी में हम पहले व्यक्ति जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को देखा था,
झांसी कैंट के ग्राउंड नंबर 2 में हेलीकॉप्टर उतरा। पूरा झांसी कैंट छावनी में तब्दील था। पहाड़ पर तो इधर उधर हर एक जगह चेक पोस्ट लगा करके अब पूरा सिक्योरिटी का इंतजामात किया गया था। किसके द्वारा? तो आर्मी के द्वारा। क्योंकि पिताजी हमारे आर्मी में थे और उस समय हम छोटे थे, लेकिन याद है कि देखे हैं पूरे आर्मी के फैमिली मेंबर्स लोग गए हुए थे देखने के लिए। हेलीकॉप्टर APJ अब्दुल कलाम भी उतरे और उनका बाल देखे हो एकदम उसी वेशभूषा में जैसा फोटो में देखते हो, एकदम ऐसे ही। और लगभग APJ अब्दुल कलाम को उसके बाद भी हम लोगों ने जितना बार भी देखा उतना बार 2 ही ड्रेस में देखा है। बाद में जब पता चला, इनका जीवनी पढ़े तो पता चला कि वास्तव में इनके पास 2 ही ड्रेस ही था। अपना पैसा तक ये डोनेट कर दिया करते थे, सरकारी फंड में दे दिया करते थे। हम लोग कितनी इच्छा पाले हुए हैं। 10 गो कपड़ा है तो वो मन भरा नहीं है, और कपड़ा चाहिए। तो खैर इन विषय वस्तु पर बात नहीं किया जाएगा। पर APJ अब्दुल कलाम, आज APJ अब्दुल कलाम जी नहीं होते तो हमारे देश को हवाई सुरक्षा कभी प्राप्त नहीं हो पाती। आज मिसाइलें मार रही हैं तो आप देख रहे हैं ना कि इजराइल और ईरान में हमला हो रहा है तो लोग सोए हैं, सोए रह जा रहे हैं, आकर के बिल्डिंग पर मिसाइल गिर जा रही है। धन्य हो APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने क्या किया? हवाई सुरक्षा दिया। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। हवाई सुरक्षा के क्षेत्र में इतना सुदृढ़ जो है वह व्यवस्था विकसित करके गए हैं कि मिसाइल आएगा तो इधर से मार के कहानी खत्म। अब मिसाइलिया तो खत्म करेंगे तुम्हारा मारा हुआ, यहीं से बैठे बैठे मारेंगे कि किराना हिल जाएगा। जहां पर तुम क्या रखे हो? परमाणु बम। पाकिस्तान ने किराना हिल में परमाणु बम रखा था, वहां पर परमाणु संयंत्र था, बैठे बैठे मारा गया ब्रह्मोस मिसाइल, कहानी खत्म। जाके UN में चिल्ला रहा था कि युद्ध रुकवाओ, युद्ध रुकवाओ। अभी तक 14-15 किलोमीटर के रेडियस में पूरा क्षेत्र क्या है? खाली है। तुर्की से विमान गया था बोरॉन लेकर के, क्या करने के लिए? तो उस रेडिएशन को कम करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र जो है वह बना करके, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो है वह दिवंगत हो गए। और आज लोगों के मार्गदर्शक, विद्यार्थियों के मार्गदर्शक APJ अब्दुल कलाम नहीं है। APJ अब्दुल कलाम का कथन है कि देश को हम क्या देंगे ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको देश कुछ देगा नहीं। हमारा जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि हम राष्ट्र को अपना कुछ दें, बल्कि सर्वस्व दे दें। राष्ट्र से कुछ लेने की उम्मीद ना करें। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? और आजकल का युवा क्या कहता है? राष्ट्र ने मुझे दिया ही क्या है, इस देश ने मुझे दिया ही क्या है या नहीं? तो जब आप पढ़ते हैं महान लोगों के विचारों को तो आपको पता चलता है कि उनकी विचारधारा यूं ही महान नहीं है, बल्कि उसका पालन करने पर जीवन में भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो वैसे ही जब कोई अगर राष्ट्र नेता आते हैं तो भीड़ होता है। वैसे ही मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी में जब ये आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, खूब भीड़ लगता है। तो जब खूब भीड़ लगता है तो क्या कहते हैं कि वी हैव गैदर्ड हियर, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं इन नालंदा में, द रिनोवेड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन, प्राचीन सम्मानित विश्वविद्यालय के शहर में। प्राचीन रिनोवेड बहुत ही गौरवशाली विश्वविद्यालय के शहर में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विथ द नोबल एम ऑफ रिसीविंग द एंशिएंट ग्लोरी, विथ द नोबल एम, बड़ा ही सुंदर लक्ष्य लेके यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, ऑफ रिवाइविंग द एंशिएंट ग्लोरी, कि हम प्राचीन गौरव को पुनर्उद्धारित करेंगे, पुनर्नवीनीकरण करेंगे, रिवाइविंग करेंगे, ऑफ नालंदा के, इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान के क्षेत्र में। इट इज विथ दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट, इट इज विथ दिस ऑब्जेक्ट, और यह आज इसी से शुरुआत होता है। किससे शुरुआत होता है? मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का लेइंग फाउंडेशन रखने के बाद, आधारशिला रखने के बाद कि अब मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा, तो कहते हैं कि इट इज विथ दिस ऑब्जेक्ट, और यह इसी ऑब्जेक्ट के साथ, इन व्यू, इसी दृष्टिकोण में, दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट, जो इस राज्य के गवर्नमेंट ने, जो इस राज्य की सरकार ने यहां निर्णय लिया है, इसी दृष्टिकोण के साथ हम लोग जो है
देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन गौरव का क्या किया जा रहा है, तो रिवाइवल किया जा रहा है। हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो यहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है क्या करने का, तो इस्टैब्लिश करने का, अर्थात अस्तित्व में लाने का, अर्थात स्थापित कर देने का निर्णय लिया है। किसको, तो द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट को, फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत, जहां ज्ञान प्राप्त किया जाएगा पाली और प्राकृत का। पाली और प्राकृत विषय का जो है वह ज्ञान अर्जन करने के लिए मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, ताकि नालंदा का जो प्राचीन गौरव है वह रिवाइवल हो सके, पुनर् जो है वह क्या हो सके, निर्मित हो सके। एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, और इसी विश्वविद्यालय में रिसर्च किया जाएगा, खोज किया जाएगा, किसमें, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बौद्ध साहित्य में, एंड फिलॉसफी, और दार्शनिकता में। किसमें, दार्शनिकता में, दार्शनिकता में और बौद्ध साहित्य में भी रिसर्च किया जाएगा। कहां, मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट में। नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री। नालंदा इज द सिंबल, नालंदा एक संकेत है, ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड, गौरवमयी अवधि का, ऑफ आवर हिस्ट्री, हमारे इतिहास में। फॉर नॉट ओनली डिड द क्विस्ट फॉर नॉलेज, केवल ज्ञान के आदान प्रदान के लिए ही नहीं, ब्लूसम्ड हियर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप, बल्कि यह क्या करता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय एक फाइनेस्ट शेप भी देता है, एक सबसे सुंदर आकार देता है। बट ऑल्सो बिकॉज इट बाउंड टुगेदर, लेकिन यह हमेशा एक साथ बंधा रहता है। एट दैट टाइम, उस समय, द वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, उस समय, एट दैट टाइम, उस समय, द वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के भिन्न भिन्न क्षेत्र, विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिंक से, ज्ञान के डोर से बंधे हुए थे। किससे, नालंदा विश्वविद्यालय से। देयर आर नो नेशनल एंड रेशियल डिस्टिंक्शन इन द रिलेम ऑफ नॉलेज। देयर आर नो नेशनल, यहां कोई भी राष्ट्रीय एंड रेशियल डिस्टिंक्शन और नस्लीय भेदभाव नहीं थी। इन द रेलम ऑफ नॉलेज, ज्ञान देने की प्रक्रिया में, ज्ञान देने की प्रक्रिया में न तो रेशियल डिस्टिंक्शन था और न ही नेशनल डिस्टिंक्शन था। अर्थात ज्ञान देने की प्रक्रिया में न तो राष्ट्रीय भेदभाव था कि तुम ईरान से आए हो तो तुमको ज्ञान अलग मिलेगा, तुम चाइना से आए हो तो तुमको ज्ञान अलग मिलेगा। जब विद्यार्थी आ गए नालंदा विश्वविद्यालय में तो वो कहीं से भी आए, उनको ज्ञान देने की प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एंड दिस वॉज ट्रू ऑफ नालंदा, और यही नालंदा के बारे में सत्य था कि नालंदा में ज्ञान देने की प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं होता था। एंड दिस वॉज ट्रू ऑफ नालंदा, यही नालंदा का सत्य था। द मैसेज ऑफ नालंदा वॉज हियर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स एंड ओशियंस ऑफ द एशियन मेनलैंड। नालंदा वॉज हियर्ड, नालंदा को सुना गया, अर्थात नालंदा का ज्ञान जो है वह दूर दूर तक पहुंचा। लोगों ने सुना नालंदा के विषय में। अक्रॉस द माउंटेन्स, पर्वतों को पार करके रहने वाले लोग जो थे उन्होंने भी सुना। एंड ओशियंस ऑफ द एशियन मेनलैंड, और जो एशिया के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ जो समुद्र है उस समुद्र के पार तक रहने वाले लोगों ने नालंदा के बारे में सुना। फॉर नियरली 6 सेंचुरीज, लगभग 6 सेंचुरी तक, 6 सेंचुरी तक, 6 शताब्दियों तक जो है वह नालंदा के बारे में सुना गया। इट कंटिन्यूड टू बी द सेंटर ऑफ एशियन कन्फ्यूशनेस, यह लगातार आगे बढ़ता रहा। किस रूप में, तो एशिया के कन्फ्यूशनेस के विषय में, अर्थात यह एशिया के चेतना के केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाने लगा। कौन, नालंदा। नालंदा जाने जाना लगा किस लिए, तो एशियन कन्फ्यूशनेस के विषय में। क्यों, क्योंकि एशिया के सभी बच्चे आकर के कहां पढ़ते थे, नालंदा में। जिनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी, चाहे वह एशिया महादेश के किसी भी देश के हों, वह नालंदा आया करते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान प्राप्त करके प्राप्त किए हुए ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में करता है। तो जब वो अपने जीवन में उसका उपयोग करता है तो लोग अगर अच्छा काम करता है तो बड़ी सराहना करते हैं।
तो आखिर उसके अंदर वह चेतना आई कैसे कि उसने उतना अच्छा काम किया? तो पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ है। तो एक व्यक्ति अच्छा काम किया तो उसका लिंक मिल गया कि वो कहां पढ़ा? नालंदा विश्वविद्यालय में। चलो ऐसे ही 20 विद्यार्थी मिल गए, सबने कहां पर पढ़ाई किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। जो 20 लोग सोसाइटी को लीड कर रहे थे, समाज को सही दिशा में लेके गए, पर वो 20 लोग जो लीड कर रहे थे कहां पढ़े? नालंदा विश्वविद्यालय में। अर्थात पूरे एशिया महादेश में आने वाले जितने देश हैं उनकी चेतना का केंद्र बिंदु कौन बन गया? नालंदा विश्वविद्यालय। क्या आज कोई शिक्षक ताल ठोक के जैसे हर एक चीज का दावा कर देता है, ये दावा कर सकता है कि समाज में जितनी कमी है वो हमारी वजह से है क्योंकि हम सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं? अगर शिक्षक डरा हुआ रहेगा तो डरा हुआ शिक्षक हमेशा डरे हुए समाज की नींव रखेगा, और ये गार्जियन को भी समझना चाहिए। शिक्षक जब डर के पढ़ाएगा तो समाज भी डरा हुआ होगा, और आज समाज डरा हुआ है। समाज डरा हुआ का मतलब क्या हुआ? देखो समाज में कितनी भ्रांतियां हैं, समाज में देखो कितनी गलतियां हैं। ये वही समाज है जहां पर इतने सारे व्यभिचार कभी नहीं हुआ करते थे। आज पता चलता है कि हर एक 4 दिन 5 दिन के बाद एक न्यूज आता है व्यभिचार वाला, जहां पर चरित्रहीनता दिख जाती है। पता चला कि कहीं पर छेड़खानी हो गया, कहीं पर रेप हो गया, कहीं पर कोई किसी को गोली मार दिया, कहीं पर कोई काट के या फेंक दिया। अभी खड़गपुरा जो है वो वहां का घटना है, एक किसान थे उनको काट करके और उनके ही घर में जो है वह छोड़ दिया। अब विचार करके देखो, इतना व्यभिचार पहले नहीं था, तो कमी किसकी है? शिक्षा की कमी है। तो आज कोई कह न दे, कोई भी शिक्षक जैसे दावा ठोकते हैं हर एक चीज का कि हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये समाज में जो भी गलतियां हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है। अगर वो दावा नहीं भी ठोकते हैं तो जो बुद्धिजीवी हैं वो समझते हैं कि वास्तव में शिक्षा की कमी समाज में हो गई है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। क्योंकि डरा हुआ शिक्षक हमेशा डरे हुए समाज की व्यवस्था का निर्माण करता है, हमेशा लचीले समाज की व्यवस्था का निर्माण करता है। अगर उत्तम कोटि का विचार देगा अपने शिष्यों को तो वो शिष्य आगे चल करके और उसके विचार का अनुसरण करेंगे। विचार का जब अनुसरण करेंगे तो पता चलेगा कि समाज में जो चेतना बन रही है उसका केंद्र बिंदु कोई एक है, और वो केंद्र बिंदु जैसे नालंदा था वैसे आधुनिक समय में जो ऐसा काम करेगा वैसा बनेगा, वही चेतना का केंद्र बिंदु बन जाएगा। पर आज तो चेतना का केंद्र बिंदु कोई बनता ही नहीं है। आज तो विद्यार्थियों के मन में शिक्षक के प्रति जहर घोला जाता है। तो शिक्षक के प्रति जहर घोला जाएगा तो विद्यार्थी जब शिक्षक का ही सम्मान नहीं करेगा, जब वो समझ ही नहीं पाएगा, तो समाज का क्या सम्मान करेगा? समाज में रहने वाले लोगों का क्या सम्मान करेगा? चाचा का क्या सम्मान करेगा? बड़े पापा का क्या सम्मान करेगा? एक दौर था आज से केवल 4 साल 5 साल पहले, जब हम लोग सुनते थे कि फलाने गुरुजी हैं तो एक आदर और सम्मान का भाव जगता था। भाई कौन विषय पढ़ावे लगा? तो विज्ञान बड़ा बढ़िया, विज्ञान के होन प्रणाम गुरुजी, खुद परिचय आदमी देता था। समझ में रहा है ना? आज से 4 से 5 साल पहले। आज शिक्षकों ने कैसा समाज बना दिया जहां पर बच्चे शिक्षक के ही विरोध में खड़े रहते हैं, जबकि उस शिक्षक के बारे में बच्चा कुछ नहीं जानता है, केवल सुनी सुनाई बातें जानता है। तो आपने वैसी चेतना डाल दी विद्यार्थी के मन में, तब तो वो ऐसे बिहेव कर रहा है। और यहां पर क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर कोई भेदभाव नहीं, और आज जमीन आसमान का अंतर है। तो अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि उस समय जो है वह कोई रेशियल डिस्टिंक्शन नहीं था, कोई जो है वह नेशनल डिस्टिंक्शन नहीं था नालंदा में। एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा, और यही जो है वह सच्चाई है नालंदा की। द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हियर्ड अक्रॉस द माउंटेन्स। जो नालंदा का संदेश था वह पर्वतों के पार तक सुना गया। एंड ओशियंस ऑफ द एशियन मेनलैंड, और एशिया के मुख्य भूमि तक समुद्र को पार करके भी नालंदा का मुख्य संदेश सुना गया। फॉर नियरली 6 सेंचुरीज, 6 शताब्दियों तक नालंदा का एक छत्र राज रहा। ज्ञान के क्षेत्र में उसके सामने कोई रिटेक नहीं पाया। इट कंटिन्यूड टू बी द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शियसनेस, यह लगातार आगे बढ़ता रहा एशिया के चेतना के केंद्र बिंदु के रूप में। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा, नालंदा का जो इतिहास रहा है,
डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अगर तिथि में हम पीछे चले जाएं तो भगवान बुद्ध का जो समय रहा है उस समय क्या था? नालंदा था। भगवान महावीर का जो समय है उस समय क्या था? तो नालंदा था। अब महावीर भगवान किस धर्म का स्थापना किए? जैन धर्म का। तो जैन धर्म का स्थापना किए और भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया। ऐसे धर्मों के स्थापना करने वाले इन महान लोगों के नेतृत्व में क्या चल रहा था? नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे एशिया का चेतना का केंद्र बिंदु था। अकॉर्डिंग टू द जैन रिकॉर्ड्स, जैन धर्म के रिकॉर्ड के अनुसार लॉर्ड महावीरा मीट आचार्य मनखिला एट नालंदा, जो लॉर्ड महावीरा है वह आचार्य मनखिला से नालंदा में मिले थे। लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 years। लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव, लॉर्ड महावीरा को कहा गया लिव्ड हियर फॉर 14 years, कि आप यहाँ 14 वर्ष तक रहे। अकॉर्डिंग टू द सूत्रा कृतिंगा लिपा और रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, यानी अकॉर्डिंग टू द सूत्रा कृतंगा, सूत्रा कृतंगा एक पुस्तक है और उस पुस्तक के अनुसार लीपा और रिच सिटीजन, जो लीपा है वह बड़ा ही धनी नागरिक था ऑफ नालंदा, नालंदा का, वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा, उसने भगवान बुद्ध का स्वागत किया विथ हिज इंटायर वेल्थ, अपने संपूर्ण संपत्ति के साथ, एंड पोजेशन एंड बिकम हिज डिसिप्लिन, और पूरे समर्पण के साथ और उनका शिष्य बन गया। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा खूब धन रखे हैं, करोड़ों अरबों रुपया रखे हैं, लेकिन मन में शांति, मन की शांति के लिए सब दान दे करके जा करके राधे राधे भज रहे हैं। होता है या नहीं होता है? सुनते हैं आप। और हम लोग तुच्छ मानो क्या करते हैं? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। अब हाय पैसा कर रहे हैं। अगर पाप का कमाई इकट्ठा कर लिए, किसी को दबा के, किसी को सता के खूब पैसा कमा लिए, तो पैसा होगा क्या? आप अगर भली भांति उस पैसा का भोग कर रहे हैं, संपत्ति बना रहे हैं, तो आंखों देखी घटना है, आपके आंखों के सामने ही आपके सारे पाप की कमाई चली जाएगी। आपके आंखों के सामने, समय लगेगा, आप बचाते जाइए, बचाते जाइए। जब जाइएगा आप तो खुला हाथ जाइएगा, वो तो सत्य है, सब जानते हैं। और अब जो बताने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन आपके ही कुल में ऐसा पैदा हो जाएगा जो आपकी आंखों के सामने सब नाश कर देगा। अगर आपको लगता है कि नाश नहीं करेगा, आप मर गए और जो संपत्ति बनाए हैं बना रह जाएगा ना, आपके मरने के बाद भी जितना पाप का कमाई है, आपके मरने के बाद भी जरूर किसी न किसी समय चक्र में ऐसा चलेगा जो पूरा बर्बाद कर देगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए कभी भी पाप का कमाई नहीं कमाना चाहिए, मेहनत और पसीने का कमाई कमाना चाहिए, और यह हमेशा दिमाग में बैठाए रखना। कुरान में भी कहा गया है कि एक मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरियत दे देनी चाहिए, और नहीं दोगे तो हराम है। समझ में आ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो ये हर एक जगह बताया गया है, और इसीलिए मेहनत के बलबूते ही आगे बढ़ना चाहिए, कभी छल और षड्यंत्र के दम पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तुम लोग भी मेहनत करके आगे बढ़ना, उसका मजा अलग होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला सब्जेक्ट फिजिक्स।